नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। पुराने गए, नए मंत्री आए, जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिली, उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। जी हां, इस वक्त देश के मन सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या टीम मोदी में बदलाव से हालात बदलेंगे। सवाल इससे बड़ा है कि चुनौतियां बड़ी हैं। चुनौती कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने की है, तीसरी लहर को रोकने की है। तो चुनौती पेट्रोल डीजल के बेकाबू होते दाम पर भी काबू पाने की है। चुनौती छात्रों के भविष्य को लेकर भी है। चुनौती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी है। ट्विटर को लेकर दो हाथ नए आईटी मंत्री को करना होगा। एक बार जल्दी से अपनी रिपोर्ट दिखाने के पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा दे। गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत होंगे आज टक्कर में आमने सामने, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखा देते हैं मंत्रियों के चेहरे। जरा आप भी समझ लीजिए कि जो गए हैं पुराने और जो आए हैं नए, उनका चेहरा कैसे बदलेगा और चेहरे के साथ क्या परफॉर्मेंस भी बदलेगी। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं यहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य मंत्रालय, मनसुख मंडाविया नए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से चले गए हैं। अब हम कानून मंत्रालय आपको दिखा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद थे, अब किरण रिजिजू आ गए हैं। पुराने गए हैं तो एक नई चुनौती का सामना करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे विवादित कानून है जिन पर बड़ा आईएनबी, अब प्रकाश जावड़ेकर की जगह अनुराग ठाकुर उसे संभालेंगे। शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को नए नियमों के तहत कोरोना के अंदर कैसे छात्रों के एग्जाम्स हो ठीक से, ये सब कुछ देखना होगा। तो ये बड़ी चुनौती शिक्षा मंत्रालय की है। श्रम मंत्रालय, कोरोना के वक्त मजदूरों की जो हालत हमने देखी थी, अब श्रम मंत्रालय में क्या ऐसे बदलाव किए जाएंगे, कैसे ये आप कम से कम माइग्रेशन हो, यानी दूसरे राज्यों में जाना पड़े, क्या कर सकते हैं आप, आउट ऑफ द बॉक्स क्या सोच सकते हैं, ये चुनौती भूपेंद्र यादव के पास होगी। तो ये तमाम मंत्रालय हैं जिनमें चेहरे बदले हैं। रसायन उर्वरक मंत्रालय मनसुख मंडाविया के पास है। याद रखिए, जो दवाइयां होती हैं, जो आपने देखी बहुत सारी दवाइयों की कमी कोविड के दौरान हुई थी, उन सबको अब इन्हें स्वास्थ्य भी देखना और ये मंत्रालय भी इनके पास है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को प्रमोशन के बाद मिल गया है। थावरचंद जो पहले थे वो अब राज्यपाल बना दिए गए हैं। आईटी मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को अब शायद ट्विटर के साथ दो हाथ करना पड़े, ये भी एक चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार आमने सामने है, बड़े बदलाव, बड़ी चुनौतियां, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जरा रिपोर्ट देख लीजिए। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हाँ, वो चले गए और नए मंत्री जी आ गए। मोदी सरकार के 7वें बरस में 7 जुलाई को जिन बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, उन मंत्रालयों की चुनौती अब नए कंधों पर आई है। मनसुख मंडाविया ईश्वर की शपथ लेता हूं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते देश के लिए ये बदलाव कितना फर्क लाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब मनसुख मंडाविया के कंधों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। राहुल गांधी ने अभी से ट्विटर पर पूछ लिया है कि क्या अब स्वास्थ्य मंत्री बदलने से वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। नए स्वास्थ्य मंत्री ने आज काम संभाला, लेकिन क्या पुराना खस्ता हाल खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। तो सवाल यही कि मंत्री बदलेंगे हालात। बड़े बदलावों पर नजर डाली। हर्षवर्धन गए, मनसुख भाई आए, लेकिन कोरोना की चुनौती बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान गए, हरदीप पुरी आए, लेकिन पेट्रोल डीजल में आग जारी है। निशंक की विदाई हो गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल है। रविशंकर प्रसाद गए और अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला। ट्विटर पर लगाम लगाने का बवाल है। श्रम मंत्रालय की कमान भी संतोष गंगवार के हाथों से निकलकर भूपेंद्र यादव के हाथों में आ गई, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के हितों का सवाल जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने चेहरे तय कर दिए हैं। 78 मंत्रियों का भारी भरकम कैबिनेट तैयार है। 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनौती नंबर 1, 2024 जीतना है तो कोरोना को हराना है। जिस कोरोना से निपटने की नाकामी में हर्षवर्धन निपट गए, उसी कोरोना को निपटाने की चुनौती मनसुख मंडाविया पर है। मंडाविया गुजराती हैं, मोदी अमित शाह के विश्वस्त हैं, संघ की पसंद भी हैं, लेकिन कोरोना बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। तो मनसुख भाई की परीक्षा शुरू होती है। अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। 45,000 से ज्यादा मामले आज भी आए। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं तीसरी लहर 1-2 महीने में दस्तक दे सकती है। मोदी सरकार का मूल्यांकन कोरोना से जीत हार पर ही होगा। चुनौती नंबर 2, महंगाई का गुणाभाग पेट्रोल डीजल में आग। हवाई जहाज वाला विभाग देखते रहे, हरदीप पुरी ने उड़ान भरी है।
प्रमोशन के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार मिला है और आज ही देश के लगभग 18 राज्यों की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100 पार कर गई है। चुनौती नंबर 3, धर्मेंद्र बने शिक्षा के प्रधान, कैसे होंगे इम्तिहान? पीएम मोदी के नए प्लान में शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है और चुनौती है कोरोना के खतरे के बीच स्कूली छात्रों का इम्तिहान कराने की। चुनौती नंबर 4, रविशंकर प्रसाद गए, अश्विनी वैष्णव को अब ट्विटर से 2-2 हाथ करना है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। चुनौती नंबर 5, देश में यूएपीए से लेकर कई नए कानून पर विवाद है। कानून मंत्रालय का काम अब रविशंकर प्रसाद की जगह किरेन रिजिजू को देखना है। बड़ा बदलाव है, सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं किरेन रिजिजू। Before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything which I am not briefed. I don't know about the thing in details. Sir, I can share the visions of the ministry once I understand the subject thoroughly. वैसे तो हर मंत्रालय अब 2024 के रिपोर्ट कार्ड की तैयारी में जुट जाएगा, लेकिन बीते दिन किए गए बदलावों से परफॉर्मेंस का ग्राफ कितना ऊपर चढ़ेगा, सवाल ये है। और ये भी कि बड़े बड़ों का इस्तीफा आखिर क्या कहता है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही है। गौरव भाटिया जी, पूछ रहे राहुल गांधी कि स्वास्थ्य मंत्री बदले तो अब क्या वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी? नहीं, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्ष बदलते हैं, कांग्रेस पार्टी का डूबना खत्म हो जाता है क्या? अंजना जी, आप क्या ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और ये इनकी एक कल्पना है कि कोविड का संकट, मैं तो शुरुआत ही करूंगा हर्षवर्धन जी के अच्छे कामों से। आज उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कह रहे खराब काम किया है अंजना जी, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि पहली वेव में मजबूती से भारत सबसे अच्छा कार्य करे, दूसरी वेव को नियंत्रित किया, तो हटाया क्यों? 36 करोड़ वैक्सीन दी और उसके तो बाद हटाया क्यों सर? हटाया तो आपने ना, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी हटा दिया। देखिए, ऐसा है अंजना जी, आप ये पहले बात बताइए कि जो क्षेत्र अधिकार, विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का होता है, जो योग्य लोग हैं उनकी जरूरत सरकार में भी होती है और संगठन में भी होती है। और अगर कोई बदलाव आता है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है। नए विचारों वाले, ऊर्जावान युवा, महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, सभी वर्गों को हमने भागीदारी दी है और इनको क्यों मिर्ची लग रही है? देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी और उड़ जाता है राहुल गांधी, तो ये लोग दर्द अपना दिखाने लगते हैं। मैं तो केवल एक कहूंगा कि एक तीर से कितने निशाने साधे हैं आप देखिए, और एक तीर जाके इनके दिल पे भी लगा है। पहला, ये लोग कहते थे कि एनडीए का गठबंधन कमजोर हो गया है, एलजेपी, उसके बाद जेडीयू, उसके बाद अपना दल बड़ी मजबूती से हमारे साथ आ गए। दूसरी बात, ये लोग जब अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है कहते थे, तो ये तो केवल मुस्लिम 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 करते थे। इस मंत्रिमंडल में तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, 2 लोग बौद्ध भी हैं, तो इसलिए अल्पसंख्यकों की भी पूरी भागीदारी है। उसके बाद ये लोग कहते थे कि जो ताकत है उसका पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकरण हो रखा है। अब हमने जो विस्तार किया है तो ये अपने आप में दिखाता है कि नई ऊर्जा, नए विचारों वाले लोग आ रहे हैं। और रणदीप सुरजेवाला जी का एक मैंने ट्वीट देखा अंजना जी, वो कह रहे थे कि खराबी इंजन में है, डिब्बे बदल रहे हैं। यही बात तो हम कांग्रेस के लिए कहते हैं, खराबी तो कोच फैक्ट्री में है गांधी परिवार की, जो डिब्बे निकल रहे हैं वो डिफेक्टिव हैं। आप जब तक कि इंजन और डिब्बे इस कोच फैक्ट्री गांधी परिवार की लाएंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा।
और एक बात बड़े गर्व से कहता हूं, लीडर क्या होता है अंजना जी? लीडर वो होता है जो बड़ी मजबूती से निर्णय ले सके। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया कि कैसे निर्णय वो लेते हैं और भारत की जनता के हित में। मनमोहन सिंह जी तो 10 जनपद फाइल लेके जाते थे। सोनिया गांधी जी जब तक स्वीकृति नहीं देती थी तब तक बदलाव नहीं होता था। और कुछ तथाकथित पत्रकार हैं अंजना जी, वो तय करते थे कि पोर्टफोलियो किसको दिया जाएगा। राडिया टेप सुनिए। और तीसरी बात, वो मनमोहन सिंह जी बेचारे अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति नहीं कर पाते थे, तो मंत्रियों की नियुक्ति क्या करेंगे? इसीलिए इनको आज मिर्ची लगी। सुप्रिया जी, आपकी परेशानियां गिनाई उन्होंने अंत में, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े फैसले लिए हैं और उम्मीद आखिरकार जवाबदेही प्रधानमंत्री की होगी और उनका प्रोरोगेटिव है, अपना उन्होंने कैबिनेट चुना है। अंजना जी, सबसे पहले तो जिन लोगों को भी आज ये नई जिम्मेदारी दी गई है, जो भी आज मंत्री पद की शपथ लेकर अपने कार्यभार संभाला है, उन सबको मेरी ओर से बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं कि वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करें। हम खुश हैं उनकी उन्नति देखकर। लेकिन आपके शो का टाइटल है बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। जहां तक मेरी याद है, ये शकील बदायूनी जी की लाइन है चौधरी का चांद में, और इसकी अगली लाइन अंजना जी ज्यादा पते की है। इसकी अगली लाइन है बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, जहां से लाइन उठाई गई। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कभी कोई क्रियान्वित लाइन हो ही नहीं सकती थी। मैं पूरी बधाई और पूरी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं दर्शकों के सामने 2-4 बातें रखना चाहती हूँ। पहली बात क्या है, इन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया सबने इतना बढ़िया काम किया, तो पुरस्कृत करने की बजाय हटा क्यों दिए गए? पहला सवाल तो ये है। योग्य लोग लाए गए, तो क्या पहले अयोग्य लोगों ने 2 साल तक इस सरकार को गर्तान में डाल के हमारे देश को गर्त में भेज दिया? दूसरी बात इन्होंने कही, और ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहती हूँ अपनी बात कहने से पहले, पत्रकारों की बात करी। मैं बहुत खुश हूं कि आईएनबी मिनिस्टर बदल गए, क्योंकि आईएनबी मिनिस्टर के कुछ पत्रकार व्हाट्सएप पर जिस भाषा का उनके लिए प्रयोग करते थे वो बड़ी दुखद भाषा है। उनको क्या क्या नहीं कहा जाता था, मूर्ख और क्या क्या नहीं कहते थे। खैर, इस देश में हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, आईएनबी, आईटी, टेलीकॉम, लॉ, ये सब बेडरॉक होते हैं, ये सब नींव होती है गवर्नेंस की, ये सरकार की नींव होती है। इन सब में परिवर्तन आ गया है। आपने हर्षवर्धन जी को और उनके डेप्यूटी को हटाया क्योंकि कुप्रबंधन माना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया था उसके और उसके डेप्यूटी को भी हटाया गया क्योंकि शिक्षा में दिक्कतें आई, आपने माना। तो दिक्कत की बात यह है कि ठीकरा फोड़ने का काम तो आप कर रहे हैं। हर चीज में चेहरा मोदी जी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। वैक्सीन लगेगी, थैंक यू मोदी जी। नहीं लगेगी तो हर्षवर्धन जी की वजह से नहीं लग रही। ये सब बातें बेमानी। आज 2 ही सवाल है इस देश के सामने। इस देश में अभी तक 7 करोड़ लोगों से कम को 2 वैक्सीन कम क्यों लगे हैं? 6 करोड़ 89 लाख लोगों को 2 वैक्सीन लगे। पहली बात। दूसरी बात मैं ज्यादा पता की कहना चाहती हूँ, रोज वैक्सीन लगने हैं 80 लाख, लग रहे हैं 31 लाख। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप फेरबदल कर लीजिए। सच ये है कि चोला बदलने से अंदर का आवरण नहीं बदलेगा। मोदी जी और शाह जी ये सरकार चलाती आए हैं। ठीक है, वो सवाल उठा रही है सुप्रिया जी की सिर्फ चोला बदला है। ठीक है, आप कह रही है सिर्फ चोला बदला, लेकिन गौरव भाटिया जी चित भी पट भी दोनों मत कीजिए ना। एक सेकंड। प्रधानमंत्री ने सबका काम रिव्यू किया। हाँ, प्रधानमंत्री ने उसके बाद तय किया कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है। 2 चीजें हो सकती है, या तो आप पार्टी के काम के लिए अपने अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि सही नहीं दिखाई देता है। दूसरी तरफ अगर उनका काम अच्छा था, अगर आप उनके काम की बड़ाई से शुरू कर रहे हैं सर, तो करने देते ना। अभी तो 2nd वेव है, 3rd वेव की आशंका है। सोचिए ना, ट्विटर के अधिकारी वहां हंस रहे होंगे कि यहां 2-2 हाथ उनके साथ कर रहे थे और यहां तो उनकी छुट्टी हो गई। देखिए, क्योंकि एक लाइन कही कांग्रेस की प्रवक्ता ने, तो एक लाइन से पहले मैं भी उत्तर दे दूं। एक गाना है ना अंजना जी, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है, तो उसी को थोड़ा सा संशोधित कर दे कांग्रेस के लिए अंजना जी। 4 ही बज गए पार्टी अभी बाकी है, और बीजेपी कह रही है 300 हो गए, ये तो अभी झांकी है। इसीलिए इनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और एक एक करके मैं उत्तर दे दूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि बदलाव किया है, इसका मतलब ये मंत्री योग्य नहीं थे। और नींव क्या होती है, नींव की बात करी। तो देखिए, अब ये सुनिएगा बड़े ध्यान से।
यूपीए 1 में होम मिनिस्ट्री में शिवराज पाटिल जी, 7 याद साल हो गए करिए UPA किस 1 तरह को, से UPA 2 26/11 का दुर्भाग्यपूर्ण एक हमला हुआ मुंबई का, और उसके बाद वो सूट बूट पहन के आ गए थे और वहां पे बदलाव हुआ, पी चिदम्बरम आए। 2009 और 14 में यूपीए 2 में पी चिदम्बरम को बदल के सुशील कुमार शिंदे आए। ये तो गृह मंत्रालय। उसके बाद वित्त मंत्रालय पे आते हैं। पी चिदम्बरम थे, बदल के प्रणब मुखर्जी आए, और यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी को बदल के फिर से पी चिदम्बरम आ गए। एक्सटर्नल अफेयर नटवर सिंह थे, नटवर सिंह को बदल के मनमोहन सिंह जी ने अपने पास रखा ये, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, और यूपीए 2 में एस एल कृष्णा और सलमान खुर्शीद, और डिफेंस में प्रणब दास से एके एंटनी आ गए। इसमें मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं ढूंढो तो जाने वाली प्रक्रिया में चली गई थी कि मैं ढूंढूं कि आपके इसमें मेरा सवाल का जवाब होगा। ही दूंगा मैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सी जादू की छड़ी है मंडाविया साहब के सामने जो डॉक्टर पहले उनके सवाल का भी तो उत्तर देना मेरा ही कर्तव्य है। नहीं सर, फ्लैशबैक में तो रोज ही जाते हैं सर हम लोग। अभी भी मनमोहन सिंह सरकार के ही एक एक काम और एक एक उनके मंत्री की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग को रट गई है। मुझे ये बताइए ना सर कि मनसुख मंडाविया के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं निकाल पा रहे थे? अंजना जी, मैं फिर से एक बात बिल्कुल स्पष्ट करूं कि कोई मंत्री अगर हटता है मंत्री परिषद से और उसको संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, या इस बार एक मंत्री हमारे थावरचंद गहलोत जी थे जिनको गवर्नर बनाया गया, इसका ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनके मंत्रालय चलाने में कोई कमी रह गई थी। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो पार्टी सरकार बनाती है उसकी एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे वो संगठन को मजबूत करे, और वही संगठन रात दिन काम करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कोविड समय में भी किया, सरकार को भी मजबूती दे और सरकार जनता की सेवा करे। हमारी टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका हक है कि वो अपनी टीम को चुने और नई जिम्मेदारी हर नेता को दें। इसमें ये अर्थ निकाल लेना कि उसकी योग्यता में कमी थी, जिन मंत्रियों को हटाया गया, ये उचित नहीं होगा। और मैं एक बात और कहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। बोलिए बोलिए। देखिए, एक युवा मंत्रिमंडल बनाया गया है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुझे याद आ रहा है जून 2013 में शीश राम ओला, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उम्र थी 85 साल। जिनका हिल गया था पुर्जा, उनमें मनमोहन सिंह जी ढूंढ रहे थे ऊर्जा। ये हाल था। कम से कम ये तो आप मानेंगे कि नए विचार, युवा, महिला, इस शक्ति के साथ हम एक नए मंत्रिमंडल के भाव से सेवा करेंगे जनता की, और ये तो एक सकारात्मक कदम है। इनको क्यों मिर्ची लग रही है? और एक बात और कहूंगा रविशंकर प्रसाद जी की भी। आपको मालूम है इंटरमीडिएरी रूल्स लाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे कि 1,20,000 करोड़ रुपए बचा है, ये रविशंकर प्रसाद जी की जो आधार की, जनधन अकाउंट की और मोबाइल की ट्रिनिटी थी, उसने किया है। मैं आपको हर मंत्री की उपलब्धियां बता सकता हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नए चेहरों की आवश्यकता है, नई ऊर्जा, नई सोच के साथ बदलाव की आवश्यकता है, अंत में जनता का हित सर्वोपरि है हमारे लिए, और उसी लक्ष्य से ये निर्णय तो लिया। जनता का हित नहीं देख पा रहे थे रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पोखरियाल साहब? उनको नई भूमिका मिलेगी, आप इंतजार करिए, देखिए। नहीं सर, अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। सुप्रिया जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं कंफ्यूज हूँ सर, मेरी ऑडियंस भी कंफ्यूज होगी। एक बार और थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। रिपोर्ट कार्ड पीएम ने देखा कि नहीं देखा? रिपोर्ट बना कि नहीं बना सबका? क्या वो खरे नहीं उतरे प्रधानमंत्री के जो उम्मीदें थी उस पर? और अगर वो खरे उतरे तो फिर आप उनको बाहर क्यों कर रहे हैं? और अगर आप कह रहे हैं कि वो अच्छे थे यहाँ भी और अच्छा काम पार्टी में करेंगे, तो आप अच्छे मंत्रियों की आहुति दे रहे हैं क्या? उत्तर दूं इसको सर डायरेक्टली, थोड़ा सा नेहरू और मनमोहन सिंह में जाए बिना जरा समझाइए। मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है। देखिए, तर्क अगर आप समझे, और आपको तो जानकारी रहती है, क्या कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में हर्षवर्धन जी ने अच्छा काम नहीं किया, यही कहा गया ना, इसलिए उनको बदला गया। तो मैं केवल ये पूछूंगा कि सबसे ज्यादा बदहाल कोविड के समय में अंजना जी किस प्रदेश का है? मैं आपको आज का आंकड़ा दूं, 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 116 मामले हैं, महाराष्ट्र में करीब 10,000 मामले हैं। इस लिहाज से तो
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जितने मंत्री हैं उनको या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या हटा टेक देना थ्री चाहिए। गौरव जी, लेकिन टेक ऐसा थ्री हुआ नहीं। गौरव जी, मैं टेक थ्री टेक थ्री है सवाल पूछने का। हाँ जी। टेक थ्री, शायद इस बार सही जवाब मिल वो जाए। टेक आप जितने भी लें उत्तर वही रहेगा। वही घुमाइएगा। वही मिला है ना आज। राहुल गांधी समझा है बोलना। क्या आपने? टेक बार बार आप लेती रहेंगी, उत्तर वही रहेगा अंजना जी। इस्तीफा क्यों लिया राहुल गया? गांधी को कई टेक की जरूरत पड़ती है। चलिए, हमें नहीं टेक थ्री, पड़ती है। इस्तीफा क्यों लिया गया? मैंने आपको इस बता इस्तीफे दिया। का क्या मतलब है? ये इस्तीफा मैंने क्या आपको कहता है? स्पष्ट कर दिया। इस इस्तीफे का मतलब ये है, एक तो हर किसी की भागीदारी हो मंत्रिमंडल में, एक दो वो लोग नई ऊर्जा, नए अपने विचारों से सेवा कर सके जनता की। तीसरा, प्रधानमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है कि वो किसको सम्मिलित करें। अगर पोर्टफोलियो बदलते हैं या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ये किसी मंत्री जो बाहर जाता है उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है। मैंने आपको 3 उत्तर दिए। ठीक। टेक 4 करेंगी तो भी कोशिश करूंगा, 1-2 और इसमें आऊंगी जोड़ सर, दूंगा। टेक 4 टेक 5 अभी चलेगा। सुप्रिया जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, सूप तो सूप छलनी भी पूछे जिसमें 72 छेद। अब कांग्रेस पार्टी की तो पूरी यूपी के आप तो उस वक्त बतौर रिपोर्टर जर्नलिस्ट कवर करती रहती थी। ऐसे ऐसे बम गिरते थे, फला मंत्री ने ये कर दिया, जिसके रिश्ते अच्छे हैं वो मंत्री पद में है, वहां से वो लीक हो रहा है, यहां से ये लीक हो रहा है। इसीलिए कहावत बोली, अंजना जी, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अंजना जी, मैंने अपने शो की शुरुआत ही शकील बदायूनी जी की सेकंड लाइन से करी थी। घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, चौधरी के चांद की वो लाइन। खैर, मैं एक बात आपसे कहूंगी, समझ में नहीं आता हम 2021 में है या 2014 में है। 7 साल हो गए, सवाल पूछो तो 2014 नहीं तो नेहरू जी में पहुंच जाते हैं। अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे, ये तो सवाल बनेगा ही ना, पूछा तो जाएगा आपसे। और मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी बड़ी ही विनम्रता से। हम अपने बच्चों को जब बड़ा करते हैं तो उनसे कहते हैं बहुत मेहनत से काम करना, लगन से काम करना, ईमानदारी से काम करना, जिससे उन्नति मिले। जब किसी की नौकरी लगती तो कहते हैं बड़ी ईमानदारी से काम करना, आपको प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पर तो ईमानदारी, और अगर इनकी बात मान ली जाए तो बड़ी ईमानदारी, बहुत बढ़िया काम करने के बाद गेट आउट हो गया है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी बनाई हुई जलेबी में जब प्रवक्ता उलझते हैं तो कभी कभी सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, कोरोना कुप्रबंधन के चलते मोदी जी खुश नहीं थे, मोदी जी खुद तो जिम्मेदारी स्वीकारेंगे नहीं, ठीकरा वहां फोड़ना था वहां फोड़ दिया गया। रमेश पोखरियाल जी के साथ भी ये हुआ। अब मैं अगर इनकी 2 मिनट बात मान भी लूं कि रविशंकर जी को, जावड़ेकर जी को, हर्षवर्धन जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उनके डेप्यूटी मिनिस्टर्स को क्यों हटा दिया गया? उनको भी सबको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये भी सवाल बनता है। मैं एक चीज जरूर कहना चाह रही हूँ, और ये कहने की बात इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें इलेक्शंस को देखकर, जो कि सोशल इंजीनियरिंग जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कि घोर जातिवाद की बातें भाजपा करती है, वो है। तो कहीं पर मोदी जी को अपना वोट बैंक भी खिसकता लग रहा है। उनको लग रहा है उनके अकेले की बस की बात है नहीं, अब वो फैक्टर रहा नहीं, तो ये समीकरण भी करने जरूरी थे। सत्य तो ये है कि अगर मंत्री जो आज गए हैं अपने मंत्रालयों में, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो सफल हो। कौन नहीं चाहेगा हमारी सरकार सफल हो, लेकिन मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ वो देखें कि जिन्होंने ट्रोलिंग का काम किया उनका हश्र क्या हुआ। लालू प्रसाद यादव से लेकर जितने रेल मंत्री बने यूपीए सरकार में, वो अपनी क्षमता की वजह से बने थे, या यही वो समीकरण था जिसको आप लोग साध रहे थे उस समय? ये तो तमाम पार्टियों की सच्चाई है ना सुप्रिया। हमारी तो, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी इसका जवाब। हमारी तो कोalition सरकार थी। रेलवे तब बहुत जरूरी था क्योंकि रेलवे आम आदमी का चलने का जरिया था। रेलवे का तो उन्होंने बंटाधार कर दिया कि उसको बेचना चाहते हैं, उसका निजीकरण करना चाहते हैं। रेलवे एलाइंस के पास ही जाता था, कभी सरकार, कभी मेन पार्टी के पास आता ही नहीं था। रेवड़ी बना के रख दिया था ना आपने रेलवे को, रेवड़ी बन के रह गया था। अंजना जी, अरे रेलवे मंत्रालय रेवड़ी बन के रह गया था। गठबंधन की पार्टियां, खासतौर पर बिहार से जितने आते थे, उनको मनाने के लिए यही मंत्रालय एक सूट करता था। उनके लिए बहुत बड़ी चीज रेवड़ी बनकर रह गया था। गौरव भाटिया जी, देखिए, आज 18 राज्यों की राजधानियों में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार है। यहां पर भी जादू की छड़ी चाहिए होगी। देखिए अंजना जी, पहली बात तो जो 1-1 रुपया टैक्स का कलेक्शन होता है उसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रल का, एक स्टेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा शासित जो प्रदेश राज्य हैं उसका 1-1 रुपया वापस
जनता की सेवा के लिए ही जाता है। और गंगानगर राजस्थान में है, 111 रुपए वहां पेट्रोल की कीमत है। तो जो पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों पे सवाल पूछ रहे हैं, उनसे एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा कि ये ऐसा क्यों है कि वहां पे आप जो टैक्स प्रदेश की सरकार लगा रही है उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से नेतृत्व क्षमता है और बड़े बदलाव देश हित में, जनता के हित में कर सकते हैं। वरना आप सोचिए, मैं एक उदाहरण देता हूं, और ये लीडरशिप क्वालिटी है कि डिसीजन मेकिंग करे, जो नीतिगत फैसले लेने हैं उसको ना ले पाए, लकवा मारा हो, ये नहीं होना चाहिए। 26/11 टेरर अटैक हुआ, फाली होमी मेजर गए मनमोहन सिंह के पास, कहा पाकिस्तान को हम सबक सिखा देंगे। उन्होंने कहा मैं सोनिया गांधी से पूछ के आता हूं। पुलवामा हुआ, एयर चीफ मार्शल गए मोदी जी के पास, मोदी जी ने कहा पाकिस्तान को ठोक दो। ये एक बड़े फैसले लेने की ताकत होती है, वो ताकत नरेंद्र मोदी जी में है, इसीलिए इनको परेशानी होती है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए अंजना जी, 43 नए मंत्री आए, क्या ये नहीं दिखाता कि यहां निर्णय लिए जा सकते हैं देश हित में? और दूसरी तरफ मैं पूछता हूं, 2 साल हो गए ये अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, और 85 साल के ओला जी के बारे में तो मैंने आपको बताया। आप याद करिए, जब अध्यक्ष हटी, ये राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना था? जिसका हिल गया है पुर्जा, उसमें ढूंढ रहे हैं ऊर्जा, मोतीलाल वोरा जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्गीय हैं, 90 साल के थे। यही फर्क है कि एक तरफ ये लोग भ्रष्टाचार करते थे, कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, याद करिए अंजना जी, टेलीकॉम मिनिस्ट्री डीएमके को ही जानी थी क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना था। और मनमोहन सिंह जी से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? उन्होंने कहा कोएलिशन की मजबूरियां होती हैं, मतलब भ्रष्टाचार भी मजबूरी थी कांग्रेस की, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो ना वो मंत्रालय दे पाते थे, ना वो कैबिनेट में ला पाते थे मंत्रियों को, और दूसरी तरफ मजबूरियां तो आपकी भी दिख रही है ना सर, कि ईमानदार जो निष्ठावान है ये उन लोगों को हम जगह देंगे गौरव जी, और नए विचारों के साथ हमारे मंत्रिमंडल में। गौरव जी, जो मजबूरियां आप उनकी गिना रहे हैं वो आपकी भी दिख रही हैं। आप यूपीए 3 थोड़ी हैं या यूपीए 4, आप एनडीए है ना। आप बताइए, पशुपति पारस को आपने मंत्री बना दिया, कैबिनेट स्तर का, काबिलियत की वजह से ढूंढ के लाए पारस, बिहार का पारस, अपना दल से आप मंत्री बना रहे हैं, तो ये सब क्या काबिलियत की वजह से ढूंढ के ऐसी काबिलियत का भंडारा आपको मिल रहा है? जेडीयू से आरसीपी सिंह को आप बना रहे हैं, तो क्या उनकी काबिलियत की वजह से है? तो आपने, मैं उत्तर दे रहा हूं। और सर एक और चीज मैं भी बोल दूं, एक सेकंड, एक और चीज गौरव जी, सवाल पूछ रही हैं आजम से। गौरव जी, अब कह रहे हैं सारे बीजेपी के नेता कि कांग्रेस से होके आ जाएंगे तो मंत्री पद मिल जाएगा, बीजेपी में खटते रहेंगे नहीं मिलेगा, बारी नहीं आएगी। सिलेबस के बाहर के सवाल पूछ रही हैं आज अंजना जी आपसे, बड़ी नाइंसाफी है। चलिए, वो तो राहुल गांधी का कोई सिलेबस ही नहीं है। अगर कक्षा 5 का भी आप सवाल पूछ ले, बेचारे पता ही नहीं। चलो इसका जवाब दीजिए, जवाब दो। राहुल गांधी मत समझिए सबको, अरे जवाब दीजिए। अरे आप मैडम टीचर मीरा जी ने मुस्कुराहट के साथ, बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आप मैडम नहीं है, राहुल गांधी को आप ये डंडा दिखा के काम ले सकती हैं। भाजपा का प्रवक्ता आपको ठीक करना जानता है मैडम, प्लीज। देखिए अंजना जी, आपने कहा ठीक, सवाल भूल गए, कम से कम चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिर से कहूंगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? अभी बताऊंगी आपका गम। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? इतना न मुस्कुराओ। अरे राहुल गांधी पे मैं अभी बोलूंगा तो आप कहेंगे कि राहुल गांधी पे क्यों चर्चा करते हो? तो ठीक है, डिब्बा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में खराब निकला, कोच फैक्ट्री की गलती है, जाके गांधी परिवार से कहिएगा। अब शांत रहिए। अंजना जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं उत्तर दे दूं। आपने कहा कि जेडीयू से, एलजेपी से, अपना दल से जो नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनमें क्या योग्यता है। तो मैं आपको बता दूं
कि आप याद करिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा बिहार का, और बिहार में सीटें हमारी ज्यादा आई, उसके बावजूद भी वचन के हम लोग पक्के हैं। नीतीश कुमार जी वहां पे मुख्यमंत्री बने। मुझे आपको टोकना पड़ेगा गौरव जी, पहली प्रेस ब्रीफिंग हो रही है अनुराग ठाकुर की तरफ से। रिलेटेड के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई-नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया। एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लिए हैं, वो एपीएमसीज को मजबूत करने के लिए उस पर विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे। जो दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। उसके बाद ये भी निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निर्णय भी उस समय हुआ था कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे को भी उसमें उपयोग किया जा सके, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम। इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया, और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। इसमें भी राज्यों को अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोविड से लड़ना पड़े, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बाल चिकित्सा के लिए पेडियाट्रिक्स और बाकी सब सुविधाएं और बाकी भी सब, उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई वो भी आपको उस पर जानकारी देंगे। मैं पहले आग्रह करता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, और उसके बाद माननीय मनसुख भाई उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सके, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए एक सीईओ होगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य
जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं, वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो, इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आमतौर पर यह कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी। वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको
आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेंगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार। आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उस वक्त हमारे पास था ही नहीं। ये पैसा का उपयोग करके 8,338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी 3 में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो
तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज नहीं कर सकते हैं? क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते? उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते? उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके। बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो आईसीयू में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके। ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया, महामारी बढ़ी, तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई। तो उसके लिए भी 5,000 बेड और 2,500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए, उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीस की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रयोग करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sirs. We'll now take a few questions. मनसुख जी, सबसे पहले आपको बधाई स्वास्थ्य मंत्री बनने की। मैं मधुरेंद्र न्यूज नेशन से बोल रहा हूं।
आपने जो पैकेज की घोषणा की, जाहिर तौर पर थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनजर और आगे की जो चुनौतियां हैं कोविड की, उसके लिए की गई है, लेकिन इसका टेन्योर लंबा रखा गया है, 9 महीने का टेन्योर, जबकि जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि अगस्त या सितंबर से थर्ड वेव शुरू हो जाएगी। तो जो सामने का थर्ड वेव है जिसको लेकर पूर्वानुमान है, उसको लेकर इस पैकेज में क्या व्यवस्था है? ये कोविड के सामने हमें सामूहिक लड़ना है और 9 महीने मैक्सिमम है। ये हम 3 महीने 2 महीने हमारी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन व्यवस्था हम करें, तुरंत ही आवश्यकता हुई तुरंत ही कर ले, हमें जल्दी से जल्दी करना है, लेकिन ये लिमिटेशन मैक्सिमम है। हम अपेक्षा करते हैं कि शॉर्ट टाइम में ही हम पूरा करें। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा करना है, स्टेट गवर्नमेंट की आवश्यकता के अनुसार वो काम करेंगे और पूरा करेंगे। हमारी ये प्रतिबद्धता है कि स्टेट को हर संभव हम मदद करें। हमने तो पहले भी जो SDRS से 28,000 करोड़ रुपीज, उसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है। सभी स्टेट गवर्नमेंट को कह के रखा है कि आपको इमरजेंसी में यूज होने की आवश्यकता हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। 58। नरेंद्र सिंह तोमर जी, रमन न्यूज 24 से बोल रहा हूं। आपने कहा कि आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए और आपने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है कि आज के इस बड़े फैसले के बाद किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, या आंदोलन वापस अगर वो नहीं लेते हैं तो बातचीत के लिए आप इनवाइट करेंगे उनको? किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। हमेशा किसानों का सम्मान मोदी सरकार के मन में है। लगातार हमारी कोशिश है कि किसान समृद्ध हो, खेती आगे बढ़े, मुनाफे की खेती हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान को सरकार की ओर से अधिकाधिक सुविधाएं दी जा सके। कृषि सुधार कानून भी इसी दिशा में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है और मैं समझता हूँ समय रहते किसान यूनियन को उसके महत्व को समझना चाहिए। सारा देश उसके महत्व को समझ रहा है और मैं अभी भी आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के APMC के विषय को जिस प्रकार से कहा जा रहा था, तो ये इस निर्णय के बाद मैं समझता हूँ इस पर विचार किया जा सकता है और विश्वास भी किया जा सकता है कि APMC समाप्त नहीं होगी। ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। APMC राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और APMC और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से APMC की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि MSP के लिए समस्या जाएगी, तो आप सबने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तिलहन की भी खरीद बढ़ रही है और जहां के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार MSP पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। 262। सर, मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया से। सर, क्या इस पैकेज में वैक्सीन्स को लेकर कोई इंक्लूजन है और वैक्सीन्स को लेकर क्या अभी रणनीति रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में
एक अगर तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीन एकमात्र निवारण दिखाई देता है। स्टेट्स भी कुछ किल्लत की बातें कर रहे थे। वो प्राइवेट हॉस्पिटल अस्पताल के माध्यम से 75% गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उसके लिए जो भी खर्च होगा वो भारत सरकार उठाएगी। Thank you, friends. We close the press conference now because the honorable ministers have to leave and join the Council of Ministers. सर, आनंद हो इंडिया टीवी से। कुछ लोगों को आपका ऐसा लगता है कि एलिवेशन जो है वो पसंद नहीं आया है। वो लोग आपके पुराने ट्वीट्स को निकालकर आपकी भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो परफॉर्मेंस नहीं देखते, जिनका काम ही सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देंगे? उसके लिए मेरी कोई कमेंट नहीं। Thank you, friends.